जी, आज हम ज़रा डीपर सब्जेक्ट को टच करेंगे जिसमें पानी, सॉइल है, फिर पानी है और उसकी ज़मीन की पानी जज़ब करने की सलाहियत और फिर उसको जज़्ब करवा के रिटेन करने की, यानी कि पानी जज़ब कर लिया फिर उसको संभाल के रखने की जो सलाहियत है वो भी ज़मीन के अंदर होनी चाहिए ताकि बहुत लंबे अरसे तक पानी ज़मीन के अंदर मौजूद रहे और हमें बार बार पानी ना लगाना पड़े। अगर हम पानी यानी कि सॉइल को ठीक कर लें तो पानी शायद लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ज़मीन को पहले समझना है, फिर पानी को समझना है, फिर हमने पौधे को समझना है। तीन चीज़ों को अगर समझ लें और चौथी चीज़ है एटमॉस्फेयर, यानी कि जो माहौल है वो किस तरीके से हमने ऐसा डेवलप करना है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो साइट स्पेसिफिक भी हो सकता है। क्लाइमेट तो है ना कि पूरे दुनिया की क्लाइमेट जो है उसका एक साइकिल है, उस हिसाब से चल रही है, लेकिन हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर पौधे को क्रिएट करके दे सकते हैं। लाइक इस कमरे में हमने हीटर्स लगाए हुए हैं या गर्मियों में एसी लगा देते हैं, तो ये एक छोटी जगह पे हम आइसोलेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस जी के लिए डेवलप कर लेते हैं जिसको वहाँ पे हमने ज़िंदा रखना है। सो सॉइल का, अगर सॉइल को सही तरीके से मेंटेन करेंगे और माहौल सॉइल के इर्द गिर्द का एक अच्छा कर देंगे तो पौधा जो है वो एक्सट्रीम वेदर को भी सस्टेन कर सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए या बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाए और या बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, इन सारे जो कुदरती आफतें अब आनी शुरू हो गई हैं और ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी, उसके लिए हमारा जो पिकनिक का तरीका काश्तकारी है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होगा और हो रहा है। तो इसलिए जो आज का सेशन इससे शुरू करते हैं सॉइल के बारे में। सो सॉइल जो है, ज़मीन जो है, ये रियल वेल्थ है, यानी कि ये सोना है। हम इसको धरती माँ कहते हैं और सोना के हिसाब से है कि पौधे की जो सेहत है उसके लिए ज़मीन का अच्छा होना ज़रूरी है, सेहतमंद होना ज़रूरी है। यानी कि ज़मीन भी एक ज़िंदा चीज़ है, हमने उसको मुर्दा कर दिया। ज़मीन ज़िंदा चीज़ जो है वो पौधे की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, हमारे जानवरों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, हम इंसानों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है और इकोसिस्टम जो है, एक हमारा माहौल है, उसके लिए भी ज़रूरी है। एंड इवन द हेल्थ ऑफ इकॉनमी, यानी कि आपकी जो मुल्क की और अपनी पर्सनल घर की जो इकॉनमी है उसके लिए भी अगर सॉइल ठीक है तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो बैलेंस शीट है उसको बैलेंस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, ये लास्ट लाइन है कि वी कैन नॉट से दिस एनफ, यानी कि जितना भी इसके ऊपर बात की जाए उतनी ही कम है, कि यानी कि सॉइल के ऊपर हमारा एम्फेसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सॉइल को हमने इतने सालों बहुत मेहनत करके, यानी कि कोई 40 साल पूरी मेहनत करके हमने उसको तबाह बर्बाद किया है। यानी कि ठीक करने की बजाय हमने उसको तबाह बर्बाद किया है। अब उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हमने सॉइल को डर्ट में कन्वर्ट कर दिया। डर्ट वो चीज़ होती है जो डेड है और सॉइल वो है जो लाइव है, ज़िंदा चीज़ है। सो इसलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। सॉइल बेसिकली 4 कंपोनेंट्स जो हैं इनका एक मजमुआ है, मेन कंपोनेंट्स, जिसमें आपका पानी है, हवा है सॉइल के अंदर, मिनरल्स यानी कि इसमें सारे किस्म के अज्जा, मिनरल्स से मुराद ये भी है कि रेत के ज़रात कितने हैं, चिकनी मिट्टी के ज़रात कितने हैं, बाल के ज़रात कितने हैं, और बाकी जो मिनरल्स जिसमें फॉस्फेट है, जिसमें बाकी सारी चीज़ें हैं, वो पता नहीं कितने हैं, सैकड़ों हज़ारों किस्म की हैं। वो सारी चीज़ों का मजमुआ जो है उसको हम सॉइल या मिनरल्स कहते हैं। और फिर इसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फसलों के बाकियात की परसेंटेज कितनी है। ये एक आइडियल कंपोजिशन है जो आपको नज़र आ रही है, यानी कि पानी जो है सॉइल के अंदर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम
25% के यानी कि उसके ऊपर मैनेज कर लें तो आइडियल हमारी सिचुएशन है, क्योंकि जब हम पानी ज़्यादा लगाते हैं तो उससे हमारा जो वाटर न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि हम कच्ची लस्सी बना देते हैं। सो इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा। और इसी तरीके से हवा जो है उसकी एरेशन जो है उसकी सॉइल के अंदर उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और जब हम साम ज़मीन के बंद करते हैं तो हवा के लिए जगह ही नहीं होती अंदर जाने की, ना पानी की जज़ब करने की जगह होती है, ना हवा जो है उसके अंदर जाती है सॉइल के अंदर। सो ये सारा कंपोजिशन है हमारे सॉइल की आइडियल सिचुएशन है। ये हमारा टारगेट है, समझें कि हमने इस टारगेट को अचीव करना है। और इस टारगेट को हम पहले समझेंगे कि किस तरीके से ये चलता है सिलसिला, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये 3 ज़र्रात हैं। सबसे दाएं तरफ जो गहरा काले से रंग का है वो रेत का ज़र्रा है, यानी कि ये प्रोपोर्शनेटली ये 3 ज़र्रात जो हैं ये साइज़ के हिसाब से दिखाए गए हैं। सो सबसे बड़ा यानी कि इतना बड़ा ज़र्रा जो है वो रेत का ज़र्रा है। दरमियान में जो है ये भल का ज़र्रा है, यानी कि और सबसे लेफ़्ट साइड पे क्ले का यानी कि चिकनी मिट्टी का ज़र्रा है। ये बाई प्रोपोर्शन है, यानी कि बाई साइज़ है। ये आप देखेंगे ये ग्लास है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। सो इस तरीके से ये सॉइल के ज़र्रात हैं। इसलिए इन ज़र्रात को समझना ज़रूरी है कि रेत जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे पानी क्यों जल्दी जज़ब कर जाता है, क्योंकि पानी ने जज़ब होना होता है 2 ज़र्रात के दरमियान में जो स्पेस है उसमें पानी ने जज़ब करना होता है। जितनी स्पेस उसको पानी को ज़्यादा मिलेगी उतना जल्दी पानी जज़ब हो जाएगा। आप ये देखें कि एक सीमेंट, खालिस सीमेंट की एक तगारी में डाल लें तो आप देखेंगे कि ऊपर पानी जितना मर्जी डालते हैं पानी जज़ब ही नहीं होगा उसमें। अब आपका ज़्यादातर रकबा, ज़्यादातर ज़मीनें ये इस रंग की हो चुकी हैं। और ये देखो दोनों चीज़ों का कंपैरिजन है कि ये जो राइट साइड पे है ये वो ज़मीन है जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम है। इसके रंग भी आप देखें कि बहुत लाइट हल्का रंग है। और लेफ़्ट साइड पे जो है वो बहुत गहरा है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा है, पानी जज़ब करने की सलाहियत भी ज़्यादा है। तो ये फ़र्क है आपको। अब जब ये देखें राइट साइड पे जिस ज़मीन में तरेड़ पड़ती है वो समझें कि ज़मीन ख़राब है, उसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम है। यानी कि हम कोई भी सॉइल, बहुत कम सॉइल ऐसे होंगे जिसमें पानी जब रौनी करते हैं या पानी लगाते हैं उसके बाद पानी जब खुश्क होता है तो जिसमें ज़मीन में तरेड़ें ना पड़ें। जिस ज़मीन में तरेड़ें पड़ रही हैं समझे कि आपकी वो ज़मीन ख़राब है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसको सेहतमंद करने की ज़रूरत है। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि जिस ज़मीन में भी तरेड़ें पड़ रही हों, रंग हल्का हो, वो आपकी ज़मीन जो है वो बीमार है, मुर्दा हालत में है या मुर्दा होने के करीब है। सो ये एक निशानी दूर से आप जब कभी साफ तस्वीर भेजते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ज़मीन की ज़रा हालत तो देखो, जिसमें आप कह रहे हो कि यार फसल अच्छी नहीं हो रही। फसल अच्छी इस ज़मीन में क्या होगी, सॉइल तो डेड है आपका। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो हमारा पिकनिक का तरीक़ाकार है बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, लेकिन अक्सर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने बेड के ऊपर फसल लगा दिया और अब ये जादू हो गया है और फौरी तौर पे सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये एक स्टेप है कि बेड के ऊपर लगाई आपने, ज़मीन को पानी में डूबने से बचा लिया, लेकिन ज़मीन को, सॉइल को रिकवर होने के लिए पूरा एक प्रोसेस की ज़रूरत है, पूरा उसको करने की ज़रूरत है। अब अगर फसल ऊपर बेड के ऊपर ठीक नहीं होती तो कहते जी पिकनिक को लाई सी थे जनाब, फसल ठीक नहीं हुई। अब पिकनिक का उसमें क्या कसूर है भाई, आपकी सॉइल तो देखो, आपका अपनी ज़मीन तो हालात तो देखो ज़रा क्या किया हुआ आपने ज़मीन को। तो पिकनिक तो एक इलाज है। जिस तरह कल जहाँ साहब ने कहा जी कि मेरी साइडों के ऊपर जो फसल है वो ठीक है, दरमियान में ठीक नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता कि साइडों पे पिकनिक कामयाब है और दरमियान में नाकाम है। कोई गलती आपकी तरफ से है ना हुई वहाँ पे।
सो वो गलती नहीं बतानी भाई, पहले आपने सवाल किया और आपको चाहिए था कि आप मुझे पहले गलती बताते कि जी यहाँ से मिट्टी उठाई गई थी और टॉप सॉइल वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे फसल कमज़ोर हुई है, उसका क्या इलाज है, ऐसे सवाल किया जाता है। यानी कि इल्ज़ाम पिकनिक को नहीं दिया जाता। पिकनिक तो एक क्योर है, एक इलाज है। इलाज तो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। अगर वो इलाज जो है लेफ्ट राइट ठीक है तो दरमियान में कैसे वो ख़राब हो सकता है। सो हमें अपने आप को तस्सीह करने की ज़रूरत है कि पिकनिक को आप इलाज के तौर पे लें। ये इलाज है, ये ऐसा इलाज है जो करोड़ों सालों से कामयाब है। कोई नई इख्तरा तो नहीं है मैंने निकाली, मैंने तो कोई चीज़ ऐसी नहीं बना दी कि जनाब ये ख़राब हो गई, ये टूट गई है या फलां हो गया। सो ये ऐसा निज़ाम है जो करोड़ों सालों से कामयाबी से चल रहा है, और ऐसी चीज़ जो करोड़ों साल कामयाबी से चल रही है वैसे उसके आपके कहने से तो ख़राब नहीं होगी वो। सो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि पिकनिक को एक आप पूरी जो मसले मसाइल हैं इसका इलाज समझें। ये कुदरती इलाज है और इलाज समझ के इसको करेंगे तो फिर ये आपकी फसल को चंद हफ्तों में या चंद महीनों में दुरुस्त कर देगी या दुरुस्ती की तरफ ले जाएगी, और डेफिनेटली सेकंड फसल जो होगी आपकी बहुत बेहतर होगी पहली फसल से। अब देखने वाली बात है कि सॉइल कैसे फंक्शन किया है। अब सॉइल में डिफरेंट ज़रात के पार्टिकल्स हैं, इसमें फॉस्फेट भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, मैग्नीज भी है, बाकी हज़ारों किस्में हैं। और सिल्ट और सॉइल के अंदर पार्टिकल्स जो हैं, क्ले के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स और सारी चीज़ें। अब ये वो सॉइल है जो कुदरत ने बनाया, लेकिन ये पत्थर था और पत्थर में पानी जज़ब करने की कोई सलाहियत नहीं थी। ये पानी ऊपर बारिश होती थी तो पानी जज़ब नहीं होता था इसके अंदर, क्योंकि इसमें मसाम ही कोई नहीं था। और फिर क्या हुआ कि ये दो हयात ज़िंदगी, सबसे पहली जो ज़िंदगी हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अक्ल के मुताबिक इस दुनिया पे आई, वो ये दो चीज़ें थी। ये पहली ज़िंदगी जी थी जो इस प्लेनेट के ऊपर आई। इसमें एक एल्गी यानी कि काई जिसको बोलते हैं, और दूसरी माइक्रोहेजल फंगी। अब काई और माइक्रोहेजल फंगी इकट्ठी अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे भेजी ताकि ये दुनिया का निज़ाम जो है इसको ठीक किया जाए और यहाँ पे पौधे पैदा किए जाएं, और वो पौधे ऐसे हों जो हर जानदार चीज़ के लिए खुराक पैदा करें। और पौधों का पैदा होना और फैलना ज़रूरी था बाकी हयात की यहाँ पे बेचने के लिए भी और उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, उनके ज़िंदा रहने के लिए भी। सो माइक्रोहेजल फंगी यानी कि जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया कि पौधा जो है वह चीज़ है जो खुराक पैदा कर सकता है अपने लिए भी और बाकी जानदार चीज़ों के लिए भी। काई भी एक पौधे की किस्म है, यानी कि काई बेसिकली एक प्लांट है, पौधे की किस्म है। और ये पानी जहाँ पे हुआ, क्योंकि इसको क्यों पैदा किया गया, इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि ज़मीन के ऊपर तो पानी था ही नहीं, यानी कि बारिश होती थी, पानी जज़ब करने की सलाहियत ही नहीं थी उसमें, वहाँ पे तो काई भी पैदा नहीं हो सकती थी। तो इसको पानी के करीब, पानी में पैदा करने की इसकी यानी कि डिज़ाइनिंग इसकी ऐसी की गई कि ये पानी यानी कि जो किनारे हैं दरिया के या समुंदर के, वहाँ पे किनारों पे ये पैदा हो, और आपको ये इसी तरीके से आपको नज़र आएगी। और इसको सप्लाई करने के लिए वो मिनरल्स जो पानी से उसको हासिल नहीं होते और उसकी ज़रूरत है, माइक्रोहेजल फंगी को ये जिम्मेदारी की गई, और ये दोनों का आपस में एक मुआहदा करवाया गया कि माइक्रोहेजल फंगी तू खुराक पैदा नहीं कर सकती अपने लिए भी और किसी के लिए भी, तुम्हें खुराक एल्गी पैदा करके देगी, यानी कि ग्लूकोज जो है वो एल्गी तुम्हें बना के देगी, तेरी खुराक वो देगी। तुम इसके एवज़ तुम उसे वो मिनरल्स देना जो वो खुद पैदा नहीं कर सकती, जो ज़मीन में अवेलेबल हैं। सो माइक्रोहेजल फंगी ने क्या किया कि इनकी आपस में रिलेशनशिप की वजह से माइक्रोहेजल फंगी जो है उसने ग्रो करना शुरू किया। लेकिन
ये वो चीज़ है माइक्रोहेजल फंगी जिसने पत्थर को तोड़ के सॉइल बनाया। एक एक पत्थर के एक एक जर्रे को तोड़ा इसने और तोड़ के सॉइल बनाया, और ये पता नहीं कितने करोड़ों साल में ये अमल जारी रहा। और फिर साथ साथ जैसे जैसे पानी ज़मीन के अंदर जज़ब होना शुरू हुआ तो बाकी लाइफ फॉर्म्स आई और फिर पौधे डिफरेंट किस्म के वो डेवलप होना शुरू हुए। तो ये पहली चीज़ें दो थीं जो अब हमने क्या किया है कि हमने जो माइक्रोहेजल फंगी जिसका काम ही ज़मीन को दुरुस्त रखना और पौधों की हिफाजत करना और पौधों की यानी कि ये पौधों का और ज़मीन का नर्वस सिस्टम है, उसने महसूस भी करना है कि यहाँ पे क्या कमी या जाती है और उसकी दुरुस्तगी भी करनी है, उसको जिस कमी है उसको भी पूरा करके देना है। उसके बाद ये हयात जो हैं बाकी आई यहाँ पे, और एक पूरा जो कुदरती निज़ाम काश्तकारी था वो इवॉल्व होना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर वीड्स आई, जड़ी बूटियाँ, और ये जड़ी बूटियाँ और फिर ये यानी कि ये सारे जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये एक इको सिस्टम का हिस्सा है, नेचुरल इको सिस्टम ऑफ वेजिटेशन का हिस्सा है, सॉइल फर्टिलिटी का भी और उसका भी हिस्सा है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो पार्टिकल्स को लदा करके उसमें पानी जज़ब होने की सलाहियत बढ़ी और ये एक कार्बन स्पंज डेवलप होना शुरू हुआ, जिससे फिर प्रोपोगेशन हुई आपकी वीड्स की और बाकी पौधों की और दरख्तों की और सारी चीज़ें हुई। तो ये एक सिलसिला इस तरीके से आगे निकला। अब ये पौधा जो है ये इस कंडीशन में आ गया कि इसको स्पेसेस मिल गए जड़ों को जाने के लिए सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर वो उतनी कार्बन और उतनी हयात जिसको हम बायोटा कहते हैं वो डेवलप हो गई कि वो जो सस्टेनेबल फॉर्म में अल्लाह ताला ने मिनरल्स रखे हुए थे उनको प्लांट अवेलेबल फॉर्म में उन्होंने करना शुरू कर दिया। माइक्रोहेजल फंगी का नेटवर्क, ये जो तस्वीरें आप लेफ़्ट साइड की नज़र आ रही हैं ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि 1000 गुना इसको इनलार्ज किया गया है। ये सॉइल अगर आप माइक्रोस्कोप से जो इतना बड़ा उसको कर रहे, इस तरह आपको सॉइल नज़र आएगा। इसमें किस तरीके से माइक्रोब्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से बेशुमार यानी कि अनकाउंटेड, जिस तरह मैंने कल अर्ज़ किया था कि एक चम्मच में 7 अरब से भी ज़्यादा, मैं करोड़ की बात नहीं कर रहा, अरब से भी ज़्यादा ज़िंदा हयात होती हैं। और ये सारी जो हैं मिल के एक कुदरती निज़ाम, नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप करती हैं, जिससे फिर ये एक हारमोनी होती है कि आप एक दूसरे से मिलजुल के सारी चीज़ें, हर जो चीज़ है वो अपना अपना एक रोल अदा कर रही है, और उस रोल को मिला के जब करते हैं तो ये सारा अमल किस लिए हुआ? पौधे पैदा करने के लिए। अब पौधे पैदा होते तो खुराक पैदा होती, खुराक पैदा होती तो बाकी फिर जितनी भी हयात हैं वो आती हैं यहाँ पे। उसमें चरिंद है, परिंद है, इंसान है, हर तरह की चीज़ें उस वक़्त तक नहीं आ सकती थी जब तक खुराक और माहौल यहाँ पे क्रिएट ना होता। ये ऐसा निज़ाम बनाया गया जो सेल्फ सस्टेन्ड है, जिसमें किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। और हमने बेवकूफ़ाना अंदाज में हमने समझा कि जी कुदरत ने तो वो जो सिस्टम है काफ़ी नहीं बनाया हमारे इंसानों की खुराक पैदा करने के लिए। हमने इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की और आपने देखा कि 30-40 सालों में हमने क्या बर्बादी की है। अब सॉइल कंपोजिशन में जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि पानी 25% है, उसके बाद हवा 25% है, ऑर्गेनिक मैटर 5% होना चाहिए हमारी सॉइल में, तो आधा % भी नहीं है, यानी कि लेस देन 0.5% है। हाँ, सैंड के पार्टिकल्स हैं और उसके बाद सिल्ट के पार्टिकल्स हैं, क्ले के पार्टिकल्स हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके फिर एक अच्छा गुड सॉइल बनाती हैं। अब इसको टेस्ट करने का बड़ा आसान तरीका है कि एक कोई ये जो जैम शैम वाली कोई बोतल ले लें आप, और उसमें मिट्टी उठाएं और उठा के उसमें आधी के करीब मिट्टी डालें और उसको पानी से भर दें अच्छी तरीके से, और अच्छी तरह उसको मिक्स करके पानी को और मिट्टी को आप रख दें। और अगले दिन जाके आपको देखेंगे कि आपको फिर
तहें नज़र आएंगी 4। सबसे नीचे जो होगी, सबसे जो मोटे पार्टिकल्स जो होंगे, यानी कि सबसे वजनी ज़्यादा चीज़ जो होगी, वो सबसे नीचे, सबसे पहले वो नीचे बैठेगी। सो रेत के पार्टिकल्स आ जाएंगे। उसके बाद उससे जो हल्की चीज़ है वो सिल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर बैठ जाएंगे। और उसके बाद सबसे उससे हल्की जो चीज़ है वो क्ले के पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर बैठ जाएंगे। और फिर सबसे ऊपर ऑर्गेनिक मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में, बड़ा आसान है, देख सकते हैं कि मेरे सॉइल की कंपोजिशन क्या है। अब पानी जज़ब करने की सलाहियत जब आप देखते हैं तो ये आपको पानी का कतरा या पानी का एक गिलास फेंकते हैं तो ये सैंड में इस तरीके से सारे का सारा नीचे चला जाता है। लोम साइल जिसको हम मेरा ज़मीन कहते हैं, वो दरमियान वाला वो फैलता भी है, नीचे भी जाता है। और जब क्ले में आते हैं तो फिर वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाता, वो साइडों पे फैलता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती है, लेकिन रिटेन करने की सलाहियत उसमें ज़्यादा होती है। इसमें पानी जल्दी से जज़ब तो हो गया, लेकिन उस एरिए में रिटेन नहीं हुआ जहाँ पे पौधा उसको इस्तेमाल कर सके। सो बेस्ट ज़मीन, हमारे बुज़ुर्ग भी यही कहते थे, आपने भी सुना होगा कि बुज़ुर्ग कहते थे कि यार ये ज़मीन बड़ी ठंडी है। पानी ठंडी ज़मीन को उसको कहते हैं जो पानी जज़ब भी कर ले और उसको संभाल के भी रखे, उसको ज़मीन को ठंडा कहते हैं। तो उसको प्रेफर, यानी कि ज़मीन ख़रीदने जानी है तो वो सबसे पहले देखते थे कि इसमें पानी, और हमने ये तरीक़ाकार जो है ये भुला दिया और उसको नहीं किया। सॉइल एब्जॉर्प्शन एंड होल्डिंग कैपेसिटी आपको नज़र आएगी कि सॉइल पार्टिकल्स कितनी कितनी दूर हैं उसके हिसाब से। अब सैचुरेशन के ऊपर हमने कभी नहीं लेके जाना सॉइल को, यानी कि जब हम पानी में ज़मीन को डुबो देते हैं तो उससे सॉइल सैचुरेट कर जाता है। सैचुरेट करता है तो पहली तो बात यह है कि हवा बाहर निकल गई। हवा बाहर निकली तो उसके बाद जो जितने माइक्रोब्स हैं वो ड्राउन हो गए, उनको हवा मिली नहीं, वो डूब के मर गया, क्योंकि उनको सांस की ज़रूरत है। एरोबिक हैं वो सारे, और एरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए, हमारे पौधों के लिए ज़रूरी हैं। और जब ज़मीन के मसाम बंद हो जाते हैं या हार्ड पैन क्रिएट हो जाता है तो मसाम बंद होने की वजह से फिर वहाँ पे एनारोबिक जो बैक्टीरिया है बायोटा डेवलप होता है। एनारोबिक वो होता है जो बगैर हवा की जगह पे भी ज़िंदा रह सके। वो जो एरोबिक बायोटा होता है, एनारोबिक बायोटा होता है, वो हमारे फसलों के लिए मुज़र है। इसलिए हार्ड पैन का अच्छे तरीके से तोड़ना इंतहाई ज़रूरी है। उससे आपका सॉइल सिस्टम ठीक होता है, पानी की इनफिल्ट्रेशन होती है, और फिर वो एनारोबिक जो बीमारी पैदा करने वाले, जो पौधों को नुकसान पहुंचा ले, ख़ास तौर पे नेमाटोड्स वगैरह, वो हवा लगने से फिर ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। इसलिए पहला स्टेप जो हमारा पिकनिक का है वो हार्ड पैन तोड़ना है, ताकि दरमियान में जो लेंटर पड़ा हुआ है, ऊपर की 6 इंच मिट्टी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर 10-12 इंच का हमने लेंटर डाल दिया और नीचे फिर नरम मिट्टी है, तो वो जो लेंटर है उसको तोड़ के ऊपर वाली नरम मिट्टी और नीचे वाली नरम मिट्टी को आपस में मिलाप कराना ये ज़रूरी है। अब जो हार्ड पैन है उसमें लोग कहते हैं जी मैंने 11 हाल चलाया था। अब देखने वाली बात है कि वो 11 हाल जो चलाया आपने, उसने हार्ड पैन तोड़ा भी है कि नहीं तोड़ा। अगर 12 इंच की एक लेंटर पड़ा हुआ है तो आप 8 इंच तोड़ दें उसको, 4 इंच लेंटर फिर भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हार्ड पैन तो ना टूटा। आपकी ऊपर वाली नरम मिट्टी और नीचे वाली नरम मिट्टी का मिलाप तो हुआ ही ना, वहाँ पे अभी भी वो एनारोबिक बायोटा जो है वो चल रहा है। तो आपने बेशुमार अभी वीडियोस देखी होंगी कि ये पौधा ये यहाँ पे बाग का था और ये डिक्लाइन पे चला गया। तो जब मैं कहता हूँ कि इसका जाके हार्ड पैन चेक करो तो वही होता है कि ये हार्ड पैन पूरा नहीं टूटा, वहाँ पे हार्ड पैन तोड़ा, तीसरे दिन पौधा ठीक हो जाता है। सो ये ज़रूरी है कि उसको करें। दरमियान में फील्ड कैपेसिटी, यानी कि ये फील्ड कैपेसिटी है कि आप इसमें सारे मसाम जो है पानी से भरे हुए हैं, ये कैपेसिटी भी। और ये विल्टिंग पॉइंट है कि पानी, विल्टिंग पॉइंट जो होता है कि फसल जो है उसको सफिशेंट पानी नहीं मिल रहा, एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है, नीचे से पानी उसको पूरा नहीं मिल रहा वत्र कम होने की वजह से।
और पत्ता फिर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पत्तों को जिसको कहते हैं ना कमला गए ने पत्ते, विल्ट कर गए हैं और या मुरझा गए हैं, ये उस स्टेज पे जाता है, वो अपना डीप सरफेस एरिया को कम करता है ताकि एवेपोरेशन लॉसेस कम हो और वो सस्टेन कर सके। तो लेकिन जितना हम पौधे को विल्टिंग पॉइंट के करीब रखेंगे उतना उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिनरल और वाटर का सोल्यूशन मिल गया, उसको उतना अदृढ़ता मिलेगा उसको, और जितना अदृढ़ता मिलेगा उतनी मिनरल की अपटेक ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा पौधा आपका सेहतमंद होगा। तो हमें ये सीखना है कि पौधे को विल्टिंग पॉइंट के करीब तक, कहाँ विल्ट नहीं होने देना, लेकिन विल्टिंग पॉइंट के करीब तक किस तरीके से रखना है। अब ये पानी जज़ब करने की सलाहियत मैंने आपको बताई कि डिफरेंट साल्ट पार्टिकल हैं, उसमें जो मसामात हैं, उस मसाम बने हुए हैं, स्पेसेस हैं, उसमें पानी के अलावा फिर जड़ों ने भी उसके अंदर ही जाना होता है, उसके अंदर ही ग्रो करना होता है, क्योंकि एक रेत के ज़र्रे के दरमियान में से तो जड़ नहीं जा सकती ना, दो ज़र्रात के दरमियान में जो जगह है उसके अंदर से ही जड़ नीचे जाएगी। और जितनी ज़मीन हमारी सख्त होगी, जितना सॉइल कोलैप्स कर चुका होगा, उतनी जड़ों का फैलाव आपका कम से कम होता जाएगा, क्योंकि उसके पास फैलने की गुंजाइश ही नहीं है। आपने देखा होगा कि ये गिरती क्यों है फसलें, आंधी आई है, बारिश हुई है, फसलें सारियाँ लबियाँ पै गई हैं, क्यों पै गई हैं? कि उनका रूट सिस्टम ही नहीं डेवलप हुआ, इतने दी रूट सिस्टम है उसका, और वो हवा चलती है, ऊपर से बारिश हुई, ऊपर से 4-6 इंच मिट्टी नरम हुई, गारा बना और ज़मीन सारी फसल सारी लेट गई। तो ये इसको हमने इसमें बचाना है तरीके से, धड़ाधड़ नीचे। ये टाइम के मुताबिक लिखा हुआ है कि 40 मिनट में, 15 मिनट में पानी की ये सूरत हाल होती है, 40 मिनट में ये होती है, 1 घंटे बाद यहाँ तक पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, और 24 घंटे में इस तरीके से। और अगर लोम साइल है, हमारा मैरा ज़मीन है, तो उसमें 4 घंटे में पानी इस तरह है, 24 घंटे में इस तरह है, और 48 घंटों में पानी इस तरीके से सॉइल के अंदर पेनिट्रेट किया है। तो इसलिए जब प्रॉब्लम आती है कि जी बेड च पानी नहीं जा रहा, तो हम कहते हैं जी कि आप वक़्त दें उसको। एक ही लोग क्या करते हैं कि जी पानी लगाया और वक़्त नहीं जी पहुँचा, शाम को 2 या 4-6 घंटे बाद दोबारा पानी लगा दिया। भाई उसको वक़्त तो देना, उसको अंदर जाने के लिए। कम से कम अगर ऐसी सूरत हाल हो तो 3 दिन का वक्फे के बाद पानी आप लगाएं। अब क्ले के पार्टिकल्स हैं और सैंड के पार्टिकल्स हैं, सिल्ट के पार्टिकल्स हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर है। ये चारों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, ये हमारा एक सॉइल बना रहा है। अब जो पानी की ज़्यादती की वजह से क्या होता है कि कोई पानी ऐसा नहीं है जिसमें नमकियात ना हो। जब पानी उठता है और हम पानी ज़्यादा लगाते हैं, पानी ज़्यादा उठता है, तो उससे क्या होता है कि जो पानी डिस्टिल्ड फॉर्म में, खालस फॉर्म में पानी उठता है और नमकियात आगे पीछे छोड़ता है। अब नमकियात के ज़र्रात जो हैं वो क्ले के यानी कि चिकनी मिट्टी के ज़र्रात से भी बारीक हैं, और वो इस तरीके से जाके जो ज़र्रात के दरमियान में जो जगह हैं उसको चोक कर देते हैं। इसलिए जो कर्राटी ज़मीन होगी जिसमें pH ज़्यादा होगी, उसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत भी उतनी कम होती जाएगी। तो इसलिए हमें जो सॉल्ट या नमकियात की मैनेजमेंट भी करनी है, और साथ साथ जो पिकनिक पे जाएंगे तो फिर हमारा जो बायोटा है वो ख़ुद ही माहौल आहिस्ता आहिस्ता उसको पैदा करना शुरू कर देता है इस तरीके से। अब किस तरीके से हमने सॉइल को बचाना है, सॉइल को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। पहली तो बात है कि उसको हमने डूबने से बचाना है ज़मीन को, और उसके लिए हमें बेड बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमने हल चलाने का काम जो है उसको बंद करना है। सॉइल टेम्परेचर और ऑर्गेनिक मल्च को कंबाइन करके हमने सॉइल टेम्परेचर को हार्ड पैन तोड़ना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता pH जो है आपकी, या पहले आप वॉश आउट करें उसको pH को कम करने के लिए सॉल्ट्स को लीच डाउन करवा दें, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बायोटा है, आहिस्ता आहिस्ता
माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है पौधों के लिए जो बेहतर है। आप ये देखिए कि लेट्स से कि यहाँ पे पौधा है और उसकी जड़ें हैं, और आप यहाँ से सैंपल सॉइल का ड्रा करें और यहाँ से उसकी पीएच चेक करें तो वो पीएच डिफरेंट होगी। अब ये जड़ें हैं और बिल्कुल जड़ के साथ आप पीएच मीटर लगा के देखें तो वहाँ पे जो पीएच का लेवल होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, साथ से करीब ही नहीं होगा, क्योंकि ये माइक्रोब्स की ड्यूटी है कि तुम उन्हें पौधों को माहौल पैदा करके देना, वो सॉल्ट्स को मैनेज करते हैं। सो मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक ही फसल लगाने वाला जो निज़ाम है इसको हमने कोशिश करनी है कम से कम करने की। अभी हमारा इस सिलसिले में बहुत सारा काम होने वाला है। काम ये होने वाला है कि पहले तो प्लांटिंग के हम डिफरेंट फसलें एक ही वक्त पे लगा सकें और फिर उनको हार्वेस्ट भी कर सकें। अब बड़ा जो फार्मर है जिसने हार्वेस्टर को इस्तेमाल करना है वो किस तरीके से इकट्ठी फसलें लगाएगा और फिर किस तरीके से इकट्ठी फसलें हार्वेस्ट होंगी, इसका हमें कुछ तरीका सोचना और निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। एक तो उसका तरीका यह है कि ऐसी फसलें जो एक ही वक्त पे पक जाती हैं और एक ही वक्त पे हार्वेस्ट हो सकती हैं, उनको तो हम एक ही वक्त पे एक ही कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसको हार्वेस्ट करके अब दो चीज़ें लेट्स से कि तोरिया और गंदम को हमने इकट्ठा हार्वेस्ट कर दिया और उसको हार्वेस्ट करके फिर एक हम छोटा सा मैकेनिकल या हाथ से छानना लगाएं, तोरिया अलग कर लें, गंदम अलग कर लें, तो ये इस एक तरीका है। कंबाइन हार्वेस्टर्स में भी अब ये सहूलत डेवलप होनी शुरू हो गई है कि टैंक जो हैं दो बन जाएं, एक में सीव्स यानी कि उसमें छानियाँ लगी होती हैं, छानियों से छान के जो बारीक बीज है वो एक तरफ चल जाए और जो मोटा बीज है वो आपका गंदम है या जो भी है वो एक अलहदा टैंकी में चल जाए। वैसे तो सारी कन्वेंशनल हार्वेस्टर में भी बारीक सीड के लिए अलहदा जगह बनी होती है और वो जगह बेसिकली इसलिए होती है कि जो जड़ी बूटियों का सीड है वो दोबारा ज़मीन के ऊपर ना जाए, वो उसको कलेक्ट कर लिया जाए। यहाँ पे जो हार्वेस्टर्स हैं उनका क्या है, सो एग्रोकेमिकल्स खाते हैं और जो दवाइयाँ जहरें हैं इनसे हमने ज़मीन को अपने हयात जो हमारी दोस्त हयात हैं सारी उनको मारने से बचाना है। अब पानी जज़ब करने की सलाहियत चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि एक पाइप का टुकड़ा लेते हैं, 6 इंच का पाइप फर्ज किया और 6 इंच ही ऊंचाई का, उसको ज़मीन में ठोक दिया और उसको जब से ठोका तो उसको उसके ऊपर उस पाइप के अंदर जो मिट्टी है वहाँ पे हमने एक बोतल पानी की डाल दी और उसको देखा कि घड़ी से कि कितने मिनट में वो पानी उस मिट्टी में जज़ब हो गया। जब आप हम देखेंगे कि नो टिल कवर क्रॉप्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे क्रॉप तो लगी है, जड़ी बूटियाँ उसके यानी कि जड़ी बूटी मैंने जड़ें कह रहा हूँ, जड़ें ज़मीन के अंदर ही हैं, तो वहाँ जब आप देखेंगे तो ये सिलसिला होगा कि नो टिल कवर क्रॉप और नो टिल के दरमियान में यानी कि यहाँ पे जो पहला है कि यहाँ पे पानी जज़ब होने की सलाहियत ज़्यादा है, फौरी तौर पे ज़्यादा जल्दी पानी जो है वो जज़ब हो जाएगा। और दूसरा बिल्कुल जो नो टिल है जिसके ज़मीन के अंदर जड़ें नहीं हैं तो वो ज़्यादा वक्त लेगा आपका पानी जज़ब करने का। और जो टिल्ड है यानी कि जो ये नो टिल है यानी कि, और जो टिल्ड है यानी कि जो हल चला हुआ जहाँ पे, उसमें जब आप पानी को जज़ब कराएंगे तो ये जो एक दफ़ा पानी जब आपने उस पाइप के टुकड़े में डाला एक बोतल, तो आपने देखा कि कितने मिनट में यानी कि 4 मिनट में अगर फर्ज किया जज़ब हो गया पानी, तो दोबारा एक बोतल आप उसमें दोबारा डाल दें और ये देखना है कि दूसरी बोतल जो है उसको जज़ब होने में कितना वक्त लगा है और उससे फिर आप अंदाज़ा करें कि पानी जज़ब होने की सलाहियत क्या है। ये जो आपका नो टिल अपना जो टिल्ड है यानी कि हल चला हुआ ज़मीन है उसके में ये है कि ये वक्त आपको लगता है। पहली बोतल जो है वो ब्लू यानी कि इस वक्त में 7.5 नहीं 8 या 9 मिनट में लगाएगी आपकी जज़ब होते हुए, और दूसरी बोतल जो है
वो तकरीबन 28 मिनट बाद जाके जज़ब होगी। और अगर नो टिल पे है तो पहली बोतल तो शायद 1-2 मिनट में ही जज़ब हो जाए और दूसरी बोतल जो है वो 5 या 6 मिनट के अंदर जज़ब होगी। तो ये इसका पैमाना है सर। अब सॉइल जो है ये सबसे जो आप समझें कि वैल्यूएबल चीज़ है हमारे लिए, वो ज़मीन है। द मोस्ट मीनिंगफुल इंडिकेटर फॉर हेल्थ ऑफ द लैंड and the long-term wealth of the nation is whether soil is being formed or is lost. आप अगर किसी मुल्क की इकॉनमी, इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत, इसके बारे में देखना हो तो आप ये देखें कि वहाँ पे ज़मीन को हम तबाह कर रहे हैं या उसको ठीक कर रहे हैं। अगर तो ज़मीन तबाह हो रही है तो फिर आपका फ्यूचर भी तबाह हो रहा है। अगर ज़मीन आपकी आपको बेहतर आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो ये हमारी जितना भी हमारा इस वक्त तरीक़ाकार है उसमें ज़मीनें हर जगह पे ही तबाह हो रही हैं। इफ़ सॉइल इज़ बीइंग लॉस्ट, सो टू is the economic and ecological foundation on which production and conservation are based। यानी कि अगर आप तबाह कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है आपका फ्यूचर जो है वो कम होता जा रहा है। सो सॉइल हेल्थ डिटरमिन्स प्लांट हेल्थ, यानी कि सॉइल अगर सेहतमंद है तो पौधे भी सेहतमंद होंगे, जानवर भी सेहतमंद होंगे, इंसान भी सेहतमंद होंगे, हमारा इकोसिस्टम भी सेहतमंद होगा। एंड इवन द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, आपका जो मुल्क है, आपकी पैदावारी सलाहियत अच्छी होने की वजह से हमारा आपका मुल्क जो है वो भी ज़्यादा उसमें इकोनॉमी बेहतर होगी, उसमें रोज़गार बेहतर होगा, उसमें वसाइल बेहतर होंगे और हर इंसान को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा दूसरी चीज़ें ख़रीदने के लिए। सो conventional agriculture led us to loss about 6 kilogram of soil per every kilogram of produce। यानी कि इतना हम सॉइल इतनी रफ्तार से ख़राब कर रहे हैं कि 1 किलो अगर हमने गंदम उगाई है तो 6 किलो सॉइल को तबाह करके उगा रहे हैं। ये एक साइंटिफिक एनालिसिस है, साइंटिफिक स्टडी है उसके बारे में। और सॉइल को जो आप कह रहे थे ना जी, टॉप सॉइल मैंने उठा लिया, ऊपर से मिट्टी उठा दी। 1 इंच सॉइल जो है टॉप सॉइल को बनने के लिए 1000 साल चाहिए। ऊपर वाली मिट्टी जो है इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि ज़मीन को अगर बहुत ही मामूली फ़र्क है तो लेवल कर लें, लेकिन ज़्यादा मिट्टी है तो उसको कोशिश करें कि ना ही लेवल किया जाए। और टॉप सॉइल जो है वो इतनी कीमती चीज़ है। टॉप सॉइल विच हैज़ सपोर्टेड लाइफ सिंस टाइम इमेमोरियल वाज नेवर प्लॉड एंड हेंस प्रोटेक्टेड। अब ये जो ज़मीन है ये हल चलाने के लिए बनाई नहीं गई कुदरत ने। एक कार है वो उसकी आप कश्ती नहीं बना सकते, वो पानी में चलने के लिए नहीं बनाई गई। आप पानी में कार को डालेंगे तो डूबेगी, मरना ही उसने। तो यही हमने काम किया कि जब ज़मीनों को बग़ैर सोचे समझे हमने गहरा हल चलाना शुरू किया तो हम उसको तबाह कर दिया हमने सब कुछ। और ये सारा काम किसानों को बताया नहीं गया, लेकिन जो करवा रहे थे उनको पता था कि ये इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि उनका काम ही ख़राबी करना था। और ख़राबी होती तो फिर ही खादें बिकनी थी, फिर ही जहरें बिकनी थी, फिर ही बाकी चीज़ें सारी होनी थी। तो ये एक जो, और फिर उसी की वजह से जब खादें बिकनी थी तो उसी वजह से फिर खुराक में जो अज्जा हैं उनमें कमी आ रही थी। और उन अज्जा में जब हमने खाना तो हमें बीमारियाँ होनी थी, फिर इनके अस्पताल चलने थे, फिर इनकी मेडिसिन्स बिकनी थी। और या पिछले 5 सालों में देखें कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ग्रोथ क्या। आवर एम इन एग्रीकल्चर इज सेफ गार्डिंग सॉयल, द फाउंडेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड इम्प्रूविंग फार्मर्स इनकम। अगर हम सॉइल को ठीक कर लें तो हमारी बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उसका हल सॉइल की सेहत में मौजूद है।